आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। हम जानते हैं आपने बहुत शानदार काम किए हैं देश के लिए, विशेषकर जो पाकिस्तान को सबक सिखाया है, जो अंतर्राष्ट्रीय छवि आपने भारत की बढ़ाई है। लेकिन ये इंटरनल मामलों में, इंटरनल सिक्योरिटी में, इनमें सब में, ये तुष्टीकरण में इसमें क्यों फंस जाता? बाहर निकलिए इससे मोदी जी, देश को अभी भी आपकी आवश्यकता है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ध्यान रखें इस समय चल रही है होली सेल। इस तरह के और अन्य भी बहुत सारे आपको मर्चेंडाइज आइटम मिल जाएंगे हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर, जिसका भी लिंक नीचे आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करें और वहाँ पर देखें। आज एक असेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कल हमने देखा कि मोदी जी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरठ में गए थे, जो RRTS है, जो कि बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। RRTS का जो उद्घाटन हुआ, यानी पूरे सेक्शन का उद्घाटन हुआ, अशोकनगर से मेरठ साउथ तक तो बहुत पहले से चल ही रहा था, लेकिन कल पूरे सेक्शन का उद्घाटन हुआ, सराय काले खां से लेकर और मोदीपुरम तक। और मोदी जी उसका हरी झंडी दिखा के गाड़ी में, उसमें मेट्रो में बैठ के, RRTS में बैठ के और गए और मोदीपुरम के पास थे। फिर वहाँ जाकर वहाँ ने एक सभा भी की। लेकिन जो चीज़ें देखने में आ रही हैं, वो जब तक सही ढंग से हम उनका विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक मोदी जी को भी पता नहीं चलेगा कि भाई साहब हो क्या रहा है, कि पैरों के नीचे से धरती खिसकती चली जा रही है। जी हाँ, जिस समय वो भाषण दे रहे थे, तब हम मोदी जी की जो वेबसाइट है, उनकी जो पर्सनल वेबसाइट चलती है नरेंद्र मोदी के नाम से, उसको देख रहे थे और उस पर वीडियो चल रहा था। यूट्यूब चैनल, सॉरी वेबसाइट नहीं, उनकी जो यूट्यूब चैनल है, तो उस यूट्यूब चैनल पे एक ज़माना था कि यूट्यूब पे भाषण आने के पहले, उसके आने के पहले ही लोग वेटिंग में लोग होते थे 10-10 हज़ार, और जब मोदी जी का भाषण होता था तो 30-35 हज़ार से कम हमने उस यूट्यूब चैनल पे कभी भी वॉचिंग नाउ वाला जो आता है ना, सो मेनी वॉचिंग नाउ, जिनको कंकरेंट व्यूअर कहते हैं, वो कभी नहीं देखे। कल 3,500 थे। यानी मोदी जी की अपील जो है वो पिछले 10 वर्षों में 1/10 हो गई है, 10% हो गई। चलिए आप कह सकते हैं कि नहीं भाई, खैर खाली मोदी की चैनल पे नहीं देखते हैं, दूसरों के चैनल पर देखते हैं, वो सब देखते हैं। लेकिन एक और भी बड़ा विचित्र वाक़या हुआ जो मेरठ से लोगों ने बताया। वो बताया कि भाई सारे इंतज़ाम किए गए, लेकिन लोग तो बैठे ही नहीं बसों में। आसपास मेरठ के सब जगह बसें भेजी गई जैसे कि भेजी जाती हैं, और पहले मोदी के नाम पर आपको केवल बस भेजने की आवश्यकता थी और लोग उसमें बैठ के चले आते थे, और उनको कोई भी कुछ भी और नहीं दिया जाता था। वो अपना इंतज़ाम करके खुद केवल बस का इंतज़ाम करना पड़ता था और बस के इंतज़ाम से लोग आ जाते थे मोदी जी को सुनने। कल 90% बसें खाली आई हैं, और स्थिति यहाँ तक हो गई कि लक्ष्मी नारायण वाजपेयी, जो कि पूर्व सांसद हैं मेरठ के, इस समय वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और वही अध्यक्ष थे जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीती थी। और वो जो थे वो गाड़ी पे ऊपर बैठ के और चारों तरफ लोगों से अपील करते घूम रहे थे मेरठ में कि भाई सभा में ज़रूर आ जाइए। पहले कभी इसकी आवश्यकता पड़ी थी? क्यों हुआ ऐसा? ये अलग बात है कि भाई वहाँ पर
योगी आदित्यनाथ भी थे, लेकिन सभा तो मोदी जी की थी। योगी आदित्यनाथ के बारे में जरूर मोदी जी ने कुछ क्लैरिफिकेशन दे दिया। वो देख चुके हैं कि जब एक बार क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था तो पार्टी का क्या हाल हुआ था उत्तर प्रदेश में। लेकिन कल कम से कम उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन तो दे दिया कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व पे ना संघ को और ना भाजपा को किसी प्रकार का संदेह, ये देना पड़ेगा। इसके दिए बिना ताड़ नहीं है, क्योंकि वे अकेले ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जो कि जातिगत भेदभाव पर खुले रूप से बोल रहे हैं। अब ये असेसमेंट तो हो जाना चाहिए कि भाई जो वर्ग आपका जो मुख्य वर्ग था और जो मेजॉरिटी वर्ग था उसका आपसे मोहभंग हुआ है। और वो मोहभंग कहाँ से हुआ है वो हम ट्रेस कर सकते हैं। मुझे लगता है उस मोहभंग का आरंभ होता है वहाँ से जहाँ भीम आर्मी को अचानक खड़ा कर दिया जाता है कि भाई मायावती से छिटके वोट जो है वो भीम आर्मी में जाए, और उसको इस प्रकार की धारणा बना के भीम आर्मी को खड़ा कर दिया जाता है। और मुझे लगता है कि भीम आर्मी के कारण भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो, नुकसान तो 100% हो रहा है। क्योंकि इस भीम आर्मी की आक्रामकता, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग, और दुरुपयोग क्या, बिल्कुल हम कहेंगे कि आपराधिक दुरुपयोग इस समय पूरे भारत में जारी है। पहले क्या होता था कि भाई ये जो केसेस होते थे वो दब जाते थे, लेकिन आज के युग में जब सोशल मीडिया जो है वो इतना एक्टिव है तो एक अकेला केस भी हम दब नहीं सकता, संभव नहीं है उसको दबाना। फिर इसी भीम आर्मी के कारण जो है वो मध्य प्रदेश में बवाल हुआ। इसी प्रेम के कारण कैत जैसे लोग बनाए गए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए आपके कार्यकाल में। बस किसी को पता नहीं था कि आप ये कैत कितना जातिवादी आदमी था। तो जातीय समरसता के नाम पर डॉक्टर अंबेडकर का इतना प्रचार प्रसार किया गया कि पहले कोई ध्यान नहीं देता था। आप डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले लेते थे और थोड़ी बहुत बातें कर लेते थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर जो है वो राष्ट्र पुरुष बनने लगे, तब लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का अध्ययन आरंभ कर दिया। ये कहते हैं ना कि भाई अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी की चीज़ भी आप अति करेंगे तो यही होगा। गांधी की अति की कांग्रेस ने, तो गांधी नेहरू का नाम जो है वह आज बिल्कुल कलंकित सा हो गया पूरे भारत में। अब जब आपने डॉक्टर अंबेडकर को स्थापित करना आरंभ किया समरसता के मानक के रूप में, तो फिर लोगों ने अध्ययन आरंभ किया और पाया कि साहब की समरसता नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं। वो तो पहले दिन से जात पात तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे थे जात पात तभी टूटेगी जब हिंदू धर्म समाप्त होगा। ये बातें उनके स्वयं के वांग्मय में लिखी हुई है। एनाइलेशन ऑफ कास्ट, पढ़। तो एनाइलेशन ऑफ कास्ट जो है उसके लिए तो बहुत सारे लोग कार्य कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर से पहले कर रहे थे। सावरकर ने तो सर्वप्रथम यह कार्य आरंभ किया था। पतित पावन मंदिर जो उनका था, जो उन्होंने रत्नागिरी में जब वो छूट के गए थे और नज़रबंदी में थे रत्नागिरी में, तब उन्होंने पतित पावन मंदिर का निर्माण किया था। और उसमें सभी को, विशेषकर से दलितों को जब कहते थे वहाँ उस क्षेत्र में मंदिर में जाने की मनाही थी, तो उन्होंने पतित पावन मंदिर बना के उनको प्रवेश दिलवाया था। डॉक्टर अंबेडकर तब तक तो बात ही नहीं, वो तो अंग्रेज़ों के साथ बिजी थे। साइमन कमीशन में तो वो अंग्रेज़ों के साथ थे, लगातार अंग्रेज़ों के साथ रहे। और ये कहा जा सकता है, जो बातें आती हैं कि भाई उनको जब बुलाया गया जात पात तोड़क मंडल में, तो जात पात तोड़क मंडल का जो उद्देश्य था वो भी जात पात समाप्त करना था। लेकिन वो जात पात समाप्त करने के साथ हिंदू धर्म नहीं समाप्त करना चाहते थे, ये तो हिंदू धर्म समाप्त करना चाहते। तो आपने जब अति कर दी तो उसकी प्रतिक्रिया आरंभ हुई। और ये प्रतिक्रिया सर्वप्रथम आरंभ होती है कहाँ से? ये आरंभ होती है मध्य प्रदेश से। उससे पहले भी हुई थी जब SC/ST एक्ट में आपने अति कर दी थी, और जो कोर्ट ने एक बड़ा ही रीजनेबल ऑर्डर दिया था, जो एक जिससे कि जो दुरुपयोग हो रहा था एक्ट का वो कम हो जाए, तो उसको आपने पलट दिया था। फिर जब प्रतिक्रिया हुई, 3 सरकारें चली गई, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए EWS लाया गया। लेकिन फिर धीरे धीरे इसी जाति पात के नाम पर अक्षम व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाए जाने लगे। डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिष्ठा कुछ बहुत अधिक नहीं है,
उज्जैन वाले सब जानते हैं, नीचे कमेंट में आप बता दीजिएगा हमको कि उनकी क्या प्रतिष्ठा थी उज्जैन में मुख्यमंत्री बनने के पहले। और मध्य प्रदेश में ये प्रयोग आरंभ हुआ और मध्य प्रदेश में वो प्रयोग जो है वो यहाँ तक पहुँच गया कि फिर जो है वो लोग प्रतिक्रिया देने लगे। और इसी प्रतिक्रिया के बीच में ये यूजीसी वाला कार्यक्रम आया। तो यूजीसी वाला कार्यक्रम जो था, अगर ये सब पहले ये चीज़ें नहीं हुई होती ना तो वो संभवतः लोग उसको दरकिनार कर देते और ठीक है जाते हमारे जैसे लोग या कोई और भी जाते और इसके ऊपर स्टे इत्यादि प्राप्त कर लेते, बात वहीं की वहीं रह जाती। अब यहाँ पर तो ये जानते हुए कि मैं तो पिटिशनर हूँ, मुझे तो पता ही है ना कि सरकार के न्यूट्रल रहने के कारण आसानी से स्टे मिल गया। तो सरकार अगर इसको बहुत कस के अपोज करती तो स्टे मिलने में संकट आता। हालांकि जो भी जस्टिस सूर्यकांत ने जो अपने विचार आरंभ में बता दिए थे उनसे तो ये स्पष्ट था कि वो भी इसको बहुत गलत मान रहे। हालांकि जो प्रेरणा थी, मूल प्रेरणा थी, वो उनकी ही बेंच से दिए हुए जो आदेश थे उनकी ही थी, लेकिन उसका यह स्वरूप बनेगा ये किसी ने अनुमान नहीं किया था। लेकिन यूजीसी इशू बना इसलिए नहीं, वो यूजीसी इसलिए इशू बना कि साहब जब मुद्दा उठा तो मुद्दा उठने के 2 हफ्ते तक तो किसी ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी भारतीय जनता पार्टी में उससे। और उसके बाद जब स्टे हो गया तब सोचा कि साहब के तो हो गया। लेकिन ये जो भेदभाव वाली जो एक ये परंपरा बनाई थी उस पर लोग जो है वो अत्यंत रुष्ट हैं। अभी समझ लीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। आज का जो भाषण था या कल का जो भाषण था कि लोग मेरी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं ना, लोग कब्र खोदने की आपकी बात नहीं कर रहे। लोग ये बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस तरह की लाचारगी दिखाना शोभा नहीं देता। बार बार राहुल गांधी के सामने जो संसद में आत्मसमर्पण होता है सदाशयता दिखाने के चक्कर में, उसका बहुत गलत संदेश जा रहा है। छठे शाठ्यम समाचरेत यह पुरानी शास्त्रों की नीति है। ममता के विरुद्ध जिस प्रकार की दुर्बलता आपने दिखाई है उससे कोई बहुत आपका ये बुद्ध का देश है, मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, ये संदेश नहीं जा रहा है। ये राम और कृष्ण का देश है। बार बार इसको बुद्ध का देश भी आप बोलते हैं ना तो लोगों में प्रतिक्रिया होती है। तो समय रहते इसे सुधार लीजिए, इसे संभाल लीजिए, वरना आज आपका जो एक ट्वीट देखा था मैंने और उस ट्वीट के शायद कोई 1200 रीट्वीट थे और 600 उसमें कमेंट थे और 600 कमेंट्स में से कम 400-450 अत्यंत रोष से भरे हुए कमेंट्स थे। ये स्थिति नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तभी होता है जब जनता में रोष अत्यधिक चरम पर पहुंच गया। ये बिल्कुल सोशल मीडिया का रूल है, खासतौर से एक्स का तो ये पक्का रूल है। हम जानते हैं आपने बहुत शानदार काम किए हैं देश के लिए, विशेषकर जो पाकिस्तान को सबक सिखाया है, जो अंतर्राष्ट्रीय छवि आपने भारत की बढ़ाई है। लेकिन ये इंटरनल मामलों में, इंटरनल सिक्योरिटी में, इनमें सब में, ये तुष्टीकरण में, इसमें क्यों फंस जाते हैं? बाहर निकलिए इससे मोदी जी। देश को अभी भी आपकी आवश्यकता है और हम नहीं बताएंगे आपको तो कौन बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।